दुनिया में जब लोग एआई और मेटावर्स के पीछे पागल है, एक 95 साल का आदमी बिना लैपटॉप छुए ही दुनिया को हिला रहा है। नो टेक स्टार्टअप, नो फैंसी एप्स, सिर्फ एक पुराना घर जो उन्होंने 1958 में $31,000 में खरीदा था। और वो कहते हैं कि आई कुडंट इमेजिन हैविंग अ बेटर हाउस। ये है वॉरेन बफेट, जिन्हें लोग द ओरेकल ऑफ ओमाहा भी कहते हैं। ओमाहा वही छोटा सा एक शहर है जहाँ से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी, और आज भी वो वहीं रहते हैं। आज उनकी एस्टिमेटेड नेटवर्थ $150 बिलियन के आसपास है। सो आखिर छोटे से शहर के इस छोटे से बच्चे ने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया कैसे? चलिए शुरुआत से देखते हैं। बफे कहते हैं उन्होंने ओवेरिन लॉटरी जीती है, यानी उनके हिसाब से वो सही वक्त और सही जगह पैदा हुए। 1930 का वक्त था और अमेरिका में ग्रेट डिप्रेशन चल रहा था। नाउ व्हाट इज ग्रेट डिप्रेशन? दोस्तों, 1929 में वॉल स्ट्रीट क्रैश हो गया था। और ये क्रैश ऐसा वैसा नहीं था। इस क्रैश में लोगों ने ऑलमोस्ट अपनी सारी फॉर्च्यून्स खो दी थी। इस क्रैश ने यूएस को ग्रेट डिप्रेशन में धकेल दिया, जो पूरी 20th सेंचुरी की सबसे लंबी, सबसे गहरी और सबसे ज्यादा वाइडस्प्रेड इकोनॉमिक डिप्रेशन थी। ये वॉल स्ट्रीट क्रैश इतना खतरनाक था कि इसको ब्लैक थर्सडे का नाम दिया गया। अब वॉरेन के फैमिली पर एक नजर डालते हैं। जर्नलिज्म पढ़ने के बाद वॉरेन बफे के पिताजी हॉवर्ड बफे ने 1925 में अपनी खुद की ब्रोकरेज फर्म शुरू की। ग्रेट डिप्रेशन के चलते वॉरेन की अर्ली लाइफ में फैमिली के हालात काफी मुश्किल थे। उनके पेरेंट्स घर चलाने के लिए काफी स्ट्रगल कर रहे थे, और एक वक्त ऐसा भी आया जब हवर्ड को सच में लगा कि उनकी फैमिली भूखी न रह जाए। ग्रेट डिप्रेशन के चलते उनका सारा बिजनेस लॉस में चल रहा था, और उनका सारा पैसा एक ऐसे बैंक में था जो बंद हो चुकी थी। लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। धीरे धीरे वो इस सिचुएशन से बाहर निकले, और हॉवर्ड बफे ने आखिरकार 10 इयर्स लॉन्ग डिप्रेशन के बावजूद अपनी स्टॉक ब्रोकिंग बिजनेस को सक्सेसफुल बना ही दिया। और शायद इस सिचुएशन का वॉरेन की लाइफ पर बहुत भारी इम्पैक्ट पड़ा होगा, जब उनके पिताजी ने इन्वेस्टिंग के जरिए पूरी फैमिली की किस्मत बदल दी थी। बचपन में वॉरेन की फेवरेट बुक 500 पेजेस की 1000 वेज टू मेक $1000 थी। अब आप सोचेंगे कि इतनी बड़ी किताब एक छोटे से बच्चे के लिए काफी एडवांस नहीं थी, लेकिन आप जान के हैरान हो जाओगे, वॉरेन सिर्फ 7 साल के थे जब उन्होंने ये लाइब्रेरी से ली थी। और इस एज में वो अपनी पहली अर्निंग भी कर चुके थे। सिर्फ 6 साल की एज में उन्होंने अपने नेबरहुड में छोटी छोटी चीजें जैसे च्युइंग गम बेचकर पैसा कमाना शुरू कर दिया था। फिर धीरे धीरे गम से नहीं, वो कोको कोला बेचने लग गए। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि आगे चलकर वही वॉरेन बफेट कोको कोला के सबसे बड़े शेयर होल्डर बन गए। बचपन के ये छोटे छोटे बिजनेस एक्सपेरिमेंट्स ही उनके फ्यूचर के एम्पायर की फाउंडेशन बन रहे थे। बचपन से ही उनका माइंडसेट काफी अलग था। वो अपने अर्निंग्स का ज्यादातर हिस्सा सेव करते थे, और जो थोड़े बहुत पैसे उन्हें उनके फादर हवर्ड बफेट से मिलते थे, उसे भी वो बहुत केयरफुली मैनेज करते थे। और फिर 1942 में छोटे वॉरेन ने अपनी बड़ी बहन डोरिस को कन्विंस किया उनके साथ मिलकर सिटी सर्विस कंपनी के 3 शेयर्स खरीदने को। ये स्टॉक वॉरेन ने ऑफर अपने पिता को अपने कस्टमर्स को रिकमेंड करते सुना था। वॉरेन और उनकी सिस्टर ने इसे $14.75 पर शेयर पर खरीदा था, जो कि 1942 में एक 12 साल के बच्चे के लिए ये काफी बड़ी अमाउंट थी। और यहीं से उनकी इन्वेस्टमेंट जर्नी ऑफिशियली शुरू होने वाली थी। लेकिन आगे सिचुएशन काफी खराब हो गई। स्टॉक का प्राइस लगभग आधा हो गया था। उनकी सिस्टर डॉरिस रोज उन्हें याद दिलाती थी कि वो कितना लॉस करवा रहे हैं, और नेचुरली वॉरेन इस बात का काफी प्रेशर लेने लग गए। अगर यही कहानी खत्म हो जाती तो शायद आज दुनिया वॉरेन बफे को जानती ही नहीं। शायद वो ओमाहा में एक सिंपल टीचर बनकर रह जाते। पर आगे चलकर एक ट्विस्ट आया। उनका स्टॉक प्रॉफिट में आ गया था। लेकिन फिर वॉरेन ने एक गलती करी, जिससे सीखकर उन्होंने अपनी जिंदगी बदल दी। उन्होंने डर के मारे वो 3 स्टॉक कम प्रॉफिट में बेच दिए, और कुछ ही टाइम बाद वही स्टॉक $200 पर शेयर के ऊपर चला गया। और ये देखकर वॉरेन को बहुत बड़ा झटका लगा। इस इंसिडेंट ने उन्हें एक पावरफुल लेसन दिया। पेशेंस मैटर्स इन इन्वेस्टिंग। शॉर्ट टर्म पैनिक और प्रेशर की वजह से डिसीजन लेना लॉन्ग टर्म गेन्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। और इसी लर्निंग की वजह से वो फ्यूचर में एक डिसिप्लिन इन्वेस्टर बने। सिटी सर्विस के एक्सपीरियंस के बाद उन्होंने एक गोल सेट किया, 35 साल की एज तक मिलेनियर बनना। आज के टाइम में ये नॉर्मल लग सकता है, लेकिन 1940s में मिलेनियर बनना एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट था। इसी दौरान उनके फादर हॉवर्ड बफे पॉलिटिक्स में आने का डिसीजन लेते हैं। वो यूएस कांग्रेस के लिए रिपब्लिकन कैंडिडेट के रूप में खड़े रहते हैं और 1942 में इलेक्शन जीत भी लेते हैं। इसी की वजह से वॉरेन और उनके फैमिली को अपना बिलोवेड ओमाहा छोड़कर वॉशिंगटन डीसी शिफ्ट होना पड़ता है।
जो वॉरेन को बिल्कुल पसंद नहीं आता। वॉरेन ने एक बार हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में भी इंटरव्यू दिया था। जब वो इंटरव्यू देने गए थे, उन्होंने सोचा था कि अपनी इन्वेस्टिंग नॉलेज से सबको इम्प्रेस कर दूंगा, लेकिन सिर्फ 10 मिनट में ही उनको रिजेक्ट कर दिया गया। हार्वर्ड को फ्यूचर बिजनेस लीडर्स चाहिए थे और 19 साल के वॉरेन बफे उनके हिसाब से उस मोल्ड में फिट नहीं बैठे। खुद वॉरेन ने बाद में कहा था कि उस वक्त वो दिखने में 16 साल के लगते थे और इमोशनली सिर्फ 9 साल के थे। हार्वर्ड के रिजेक्शन के बाद उन्होंने अपना फोकस शिफ्ट किया कोलंबिया बिजनेस स्कूल पर, जो न्यूयॉर्क में है, और वहाँ थे दो लेजेंड्स, बेंजामिन ग्राहम और डेविड डॉड। वॉरेन पहले ही द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बाय बेंजामिन ग्राहम पढ़ चुके थे और वो इस बुक से इतना इन्फ्लुएंस हो गए थे कि उन्होंने बेंजामिन ग्राहम को भगवान मान लिया था। उन्होंने एक रिटर्न एप्लीकेशन भेजा डेविड डॉड को, जो बेंजामिन ग्राहम के क्लोज एसोसिएट थे। डॉड वॉरेन के एप्लीकेशन से इतने इम्प्रेस हुए कि उन्होंने वॉरेन को कोलंबिया बिजनेस स्कूल में बिना इंटरव्यू के ही एडमिट कर लिया। यहाँ पर उन्होंने एक ऐसा प्रिंसिपल सीखा जो उनकी पूरी इन्वेस्टिंग फिलोसॉफी का एक फाउंडेशन बन गया। मिस्टर मार्केट इज योर सर्वेंट, नॉट योर मास्टर। ग्राहम ने सिखाया कि मार्केट एक पागल इंसान के जैसा है जिसका नाम है मिस्टर मार्केट, जो रोज आपको अलग अलग प्राइस ऑफर करता है। आपको उसके जज्बातों में नहीं बहना है, बल्कि कंपनी की असली वैल्यू देखती है। वॉरेन का कोर इन्वेस्टिंग प्रिंसिपल सिंपल था, अपनी खुद की रिसर्च करो और समझो कि कंपनी फ्यूचर में कितना कमा सकती है। वॉरेन बफे के लिए किसी स्टॉक की वैल्यू उसके करंट प्राइस से नहीं, बल्कि उसके फ्यूचर अर्निंग से डिसाइड होती थी। वो किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले देखते थे कि उस कंपनी की फ्यूचर सेल्स कितनी बढ़ सकती है, कंपनी डिविडेंड्स देगी या नहीं, और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या यह बिजनेस लॉन्ग टर्म टिक सकता है या नहीं। इसलिए उन्होंने ऐसे ब्रांड्स में इन्वेस्ट करना चालू किया जो लोगों की डेली लाइफ का परमानेंट हिस्सा थे, जैसे कोका कोला और जिलेट। बेसिकली ये सब ड्यू डिलीजेंस था, ये समझना कि मैं आज कितना पैसा देने को रेडी हूँ ताकि मुझे फ्यूचर में ये इनकम मिलती रहे, चाहे वो कुछ साल के लिए हो या वॉरेन के केस में कुछ डेकेड्स हो। इस फिलोसॉफी का परफेक्ट एग्जाम्पल है जेको, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज इंश्योरेंस कंपनी। ये कंपनी स्पेशल इसलिए थी कि उनके मेंटोर बेंजामिन ग्राहम उसके बोर्ड पर थे। इस वजह से वॉरेन को इस बिजनेस को डीपली समझने का मौका मिला और बिजनेस समझते ही उन्होंने अपने नेटवर्क का 75% इन्वेस्ट कर दिया जीको में। अब आते हैं बर्कशायर हैथवे पर, एक ऐसी कंपनी जिसके थ्रू वो अपने बाकी के इन्वेस्टमेंट ओन करते हैं। बट आप शॉक होंगे ये सुनकर कि बर्कशायर कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी थी ही नहीं, बल्कि वो न्यू इंग्लैंड की एक डूबती हुई टेक्सटाइल मिल थी। सही सुना आपने। 1965 में वॉरेन ने एक स्ट्रगलिंग टेक्सटाइल कंपनी खरीदी, बर्कशायर हैथवे। इंटरेस्टिंगली बाद में वॉरेन ने खुद इसे अपनी सबसे डम स्टॉक परचेस कहा। ऐसा क्यों कहा, अभी बताती हूँ। 1962 तक बर्कशायर हैथवे एक्चुअली दो टेक्सटाइल कंपनीज का मर्जर थी, बट उससे कोई खास फायदा नहीं हुआ था। प्लांट्स बंद हो रहे थे, लोगों की जॉब्स जा रही थी और ओवरऑल बिजनेस स्ट्रगल कर रहा था। लेकिन वॉरेन बफे को लगा कि कंपनी की असली वैल्यू उसे स्टॉक प्राइस से कहीं ज्यादा है। जब स्टॉक प्राइस अराउंड $7.6 था, उन्होंने शेयर्स खरीदने शुरू किए। वॉरेन का प्लान काफी सिंपल था, थोड़ा प्रॉफिट कमाएंगे फिर बेच देंगे। फिर 1964 में एक ट्विस्ट आया। कंपनी के बॉस सीपरी स्टैंटन ने वॉरेन को वर्बली ऑफर दिया $11.50 पर शेयर में उसके शेयर्स बायबैक करने का। डील तो सही लग रही थी, लेकिन जब रिटर्न ऑफर आया तो ऑन पेपर स्टॉक का प्राइस था $11.375, यानी 12.5 सेंट्स कम। और यही वॉरेन का पेशेंस टूट गया। वो इतने गुस्से में आए कि उन्होंने डिसाइड कर लिया, अब मैं अपने शेयर्स बेचूंगा ही नहीं, मैं पूरी कंपनी खरीद लूंगा। और फिर उन्होंने एग्रेसिवली और शेयर्स खरीदने शुरू किए जब तक उनके पास कंट्रोलिंग स्टेक ना आ जाए। और आखिरकार उन्होंने सी बरी स्टैंटन को गेम से हटा ही दिया। ये वॉरेन बफे का शायद सबसे रिवेंज ड्रिवन मूव था। एक छोटी सी 12.5 सेंट्स के इंसल्ट ने उन्हें पूरी कंपनी टेक ओवर करने पर मजबूर कर दिया। और इसी इम्पल्सिव डिसीजन को बाद में वॉरेन ने खुद एक्सेप्ट किया और कहा, यह मेरी सबसे बड़ी इन्वेस्टिंग मिस्टेक्स में से एक थी। लेकिन आयरनी तो देखो, यही मिस्टेक आगे चलकर दुनिया के सबसे पावरफुल इन्वेस्टमेंट एम्पायर्स में से एक बन गई। फिर वॉरेन की स्टोरी में एंट्री होती है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंसान की, जिसका नाम है चार्ली मंगर। वॉरेन और चार्ली की मुलाकात 1959 में एक डिनर पार्टी में हुई थी। दोनों का वाइब इतना मैच करता था कि वो एक परफेक्ट डुओ बन गए थे और ये पार्टनरशिप अगले 60 साल तक चली, चार्ली की डेथ तक, जब वो 99 साल के थे। चार्ली एक लॉयर थे, लेकिन फिर वॉरेन ने उन्हें कन्विंस किया कि लॉ प्रैक्टिस करके आर्ली फीस चार्ज करने से बेटर है इन्वेस्टिंग।
जहां कंपाउंडिंग का मैजिक काम करता है। और धीरे धीरे वॉरेन बफे और चार्ली मंगर ने साथ में इन्वेस्ट करना शुरू किया। बफे खुद मानते थे कि मंगर ने उनकी इन्वेस्टिंग फिलोसफी को रिफाइन किया। पहले वो बेंजामिन ग्राहम के ट्रेडिशनल मेथड पर चलते थे, यानी अंडर वैल्यूड स्टॉक खरीदना। लेकिन मंगर बफे को एक स्टेप आगे ले गए। उन्होंने कहा, डोंट जस्ट बाय चीप, बाय अ ग्रेट बिजनेस एंड होल्ड इट फॉर द लॉन्ग टर्म। इसलिए बफे का फेमस लाइन बना, अ फेवरेट होल्डिंग पीरियड इज फॉर एवर। और इसका लॉजिक भी काफी पावरफुल है। जैसे मंगर ने 1996 में फोर्ब्स इंटरव्यू में एक्सप्लेन किया, जब तुम बार बार स्टॉक्स बाय सेल करते हो तो हर बार ब्रोकर को कमीशन देना पड़ता है। जब प्रॉफिट बुक करते हो, कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़ता है। ये सब फ्रिक्शनल कॉस्ट तुम्हारे रिटर्न्स को धीरे धीरे खा जाते हैं। लेकिन अगर तुम एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस खरीद कर लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकते हो तो कोई बार बार कमीशन नहीं, कोई फ्रीक्वेंट टैक्स नहीं। कंपाउंडिंग क्वाइटली काम करता रहता है। सिंपल वर्ड्स में, ज़्यादा एक्शन लेना इज इक्वल टू ज़्यादा कॉस्ट, कम एक्शन लेना इज इक्वल टू ज़्यादा वेल्थ। और यही शिफ्ट फ्रॉम ट्रेडिंग माइंडसेट टू ओनरशिप माइंडसेट बफे को एक नॉर्मल इन्वेस्टर से लेजेंड बनाते हैं। यहाँ मुकेश अंबानी की स्ट्रैटेजी याद आती है। जैसे रिलायंस ने जियो सिनेमा और डिज्नी हॉटस्टार को मर्ज करके एक इकोसिस्टम बनाया, वैसे ही बफे ने इंश्योरेंस कंपनीज जीको से कैश फ्लो जनरेट करके दूसरी कंपनीज की ओनरशिप खरीदी। आज अगर देखा जाए तो वॉरेन बफे का एम्पायर अराउंड $800 बिलियन के आसपास वैल्यूड है। और ये सब 80 सालों की डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग का रिजल्ट है। उनकी करंट होल्डिंग्स भी काफी इंटरेस्टिंग है। वो लगभग 6% स्टेक रखते हैं एप्पल आईएनसी में, जो अकेले ही $160 बिलियन के आसपास वैल्यू करता है। इसके अलावा उनकी मेजर इन्वेस्टमेंट्स भी है, जैसे बैंक ऑफ अमेरिका, अमेरिकन एक्सप्रेस और कोका कोला, ऐसे ब्रांड्स जो ऑलमोस्ट हर किसी को पता है। खुद बफे की नेटवर्थ अराउंड $150 बिलियन है, बट इम्पोर्टेंटली वो कंटिन्यूसली अपनी वेल्थ डोनेट करते रहते हैं। 2010 में उन्होंने बिल गेट्स के साथ मिलकर द गिविंग प्लेज शुरू किया, जहां बिलियनर्स को एनकरेज किया जाता है कि वो अपनी आधे से ज्यादा वेल्थ चैरिटी में दें। आज तक उन्होंने लगभग $55 बिलियन डोनेट कर चुके हैं। और उन्होंने प्रॉमिस किया है कि अपनी 99% से ज्यादा वेल्थ वो डोनेट करेंगे, या तो अपनी लाइफ में या उसके बाद। वॉरेन बफे की कहानी हमें सिखाती है कि अमीर बनना कोई मैजिक नहीं है, बल्कि डिसिप्लिन और कंपाउंड इंटरेस्ट का खेल है। मार्केट में जब सब डर रहे हो तब लालची बनो, और जब सब लालची हो रहे हो तब डरो। और जितनी ही सिंपल उनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है, उतनी ही सिंपल उनकी लाइफस्टाइल भी है। एक बिलियनर होने के बाद भी उन्हें मैकडॉनल्ड्स की चीप मील्स पसंद है, कोका कोला भी पसंद है, आइसक्रीम संडेज पसंद है। और लाइफ के बारे में ये चीज़ हमें वॉरेन से सीखनी चाहिए कि बीइंग रिच इज वन थिंग, चूजिंग टू लिव सिंपली इज अ होल डिफरेंट लेवल। 2012 में वॉरेन ने ओपनली शेयर किया था कि उन्हें प्रोस्टेट कैंसर डायग्नोज हुआ था, बट एक डिकेड के बाद भी वो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। और सबसे सरप्राइजिंग बात, इतनी मैसिव वेल्थ होने के बाद भी वो अभी तक ओमाहा में उसी सिंपल घर में रहते हैं जो उन्होंने 1958 में खरीदा था। तो ये थी द ओरेकल ऑफ ओमाहा के बिजनेस जर्नी का छोटा सा ब्रेकडाउन। और ऐसे ही बिजनेस और फाइनेंशियल ब्रेकडाउन्स और केस स्टडीज के बारे में जानने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मधुराज वेल्थ सॉल्यूशंस को।